सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि मज़ाहमत या मुफाहमत, इस पर नून लीग का मखमसा ख़त्म हो ही नहीं रहा। नवाज शरीफ के लिए फैसला करना दुश्वार हो रहा है। मुशावरतों पर मुशावरतें चल रही हैं। मुखालिफिन इसके ताने बाने शीन के निकलने से जुड़ रहे हैं। मुशावरती इजलास में जहां बयानिया के झगड़े पर बात हुई, वहीं मरियम नवाज को कायदाना रोल देने की तजवीज़ भी पेश की गई। हकीकत यह है कि नून लीग में बयानिया ही नहीं, क़यादत के झगड़े भी हैं। इन झगड़ों के नतीजे के तौर पर ही नून से शीन निकलने की बातें की गई। अगर नून लीग की तरफ से मुफाहमत का ऐलान होता है तो फिर सवाल यह है कि मज़ाहमत का हामी लीगी ग्रुप इसे आसानी से तस्लीम कर लेगा। वाकिफ़ाने हाल का दावा है कि बिल्कुल नहीं, और मज़ाहमत का बयानिया मुफाहमत के हामियों को कबूल नहीं होगा। दूसरी तरफ अफवाहें यह भी गर्म है कि शहबाज शरीफ अंदर खाते जबरदस्तों के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। शहबाज की जमानत पर रिहाई, अदालत के जरिए बाहर जाने की इजाजत, इन सब चीजों को इसी बातचीत का नतीजा करार दिया गया। आज हुकूमत ने भी इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने भी लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली है। एक साथ दो दरखास्तें, इनकी वापसी क्या किसी ढील या एनआरओ का नतीजा है? क्या हुकूमत और शहबाज शरीफ भी पसे पर्दा कोई प्रेम कहानी चला रहे हैं? अगर ये दुरुस्त है तो फिर सवाल ये भी है कि ये प्यार सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए है या फिर पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए? देखना यह भी होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या शहबाज शरीफ बड़े मियाँ साहब और उनकी साहबजादी को कायल कर लेंगे? क्या ये सब कुछ बजट पास कराने की कोशिशों का हिस्सा तो नहीं, जिसमें मजीद टैक्स लागू करने की बातें आवाम के दिल दहला रही हैं? सियासत से जुड़े इन्हीं सब मामलात पर बात करते हैं असद खरल बाबर डोगर से। बाबर डोगर साहब, आज आपसे आगाज़ करें, ये क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी दरखास्तें वापस ले रहे हैं, हुकूमत भी उनके खिलाफ दरखास्तें वापस ले रही है, तो ये क्या प्रेम कहानी चल रही है? उसामा साहब, प्रेम कहानी नहीं चल रही। शहबाज शरीफ का जो केस है, आपको पता है कि वो गवर्नमेंट ने ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उन्होंने आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी बुलाया, और उसमें जो जजेस के रिमार्क्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे कि जस्टिस एजाजुल हसन जो है, उन्होंने कहा कि हुकूमती वकील को हदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। पाकिस्तान में कितनी मरतबा हुआ कि एक केस एक ही दिन दाखिल हुआ, उसी दिन इतराज़ लगा, उसी दिन इतराज़ ख़त्म किया गया, उसी दिन उसकी प्रोसीडिंग हुई और उसी दिन उस केस का फ़ैसला भी आ गया। ये कितनी दफ़ा ये जो हुआ है। अब मसला ये है कि जो जस्टिस बाकिर नशफी जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, नैब कोर्ट की रजिस्ट्री पे जो बैठ रहे हैं, उन्होंने इसका फ़ैसला दिया। अब उन्हीं के पास कंटेम्प्ट कोर्ट भी इन्होंने फाइल कर दी। ये शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की जो इजाज़त जो देने का केस था, अब उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस पे प्रोसीडिंग चल रही हैं। अब इशू ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो दूसरी तरफ केस चला गया। केस तो एक मेरिट से हट के अब दूसरी तरफ चला गया कि एक दिन में फैसला कैसे हो सकता है। एक दिन में इतराज़ भी लगता है, एक दिन में इतराज़ रिमूव भी होता है, एक दिन में फैसला भी आ जाता है, और हुकूमत को सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, और 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब जमा करवाए। फिर ये पूछा गया कि आप हमें बताएं कि 12 बजे जुम्मे के दिन कितने केसेस पाकिस्तान की तारीख में अभी तक टेकअप किए जाते हैं। अब ये वो जो सारी चीज़ें हैं ये ऊपर लगी हुई हैं। अब और फिर उसके साथ साथ ये है कि जो शहबाज शरीफ ने कंटेम्प्ट मूव की है, वो भी जस्टिस बाकिर नशफी के पास की हुई है, उनके पास की हुई है। ठीक, तो उसामा साहब, बड़ा मुश्किल हो जाना था ये कंटेम्प्ट को आगे लेके चलना। इनको लग रहा था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कोग्निजेंस लिया हुआ है उसका, वो उस पर प्रोसीडिंग कर रही है, और ऊपर से ये कंटेम्प्ट जो है ना, ये बनती नहीं है, ये चलनी नहीं थी। ठीक, तो उसका बेहतर तरीका यही था कि ये कंटेम्प्ट जो है वापस ले ली जाए, क्योंकि जो पहला फैसला वही कंट्रोवर्शियल हो गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो फैसला ही कंट्रोवर्शियल हो गया हुआ है, क्योंकि जो उनके सवालात हैं उनके जवाब रजिस्ट्रार के पास तो कम कम नहीं थे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस कंटेम्प्ट नोटिस से कुछ नहीं मिलना, कुछ हासिल नहीं होना, इसलिए शहबाज शरीफ ने उसका केस वापस ले लिया और चौंका ब्लैक लिस्ट में नाम था ही नहीं।
नाम तो ECL में था, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी वो फिर वापस ले ली कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा असद करल साहब, आपकी दोनों बातें दुरुस्त साबित हुई इस मामले में। एक तो पहले शहबाज शरीफ साहब मुल्क से नहीं जा सके, तब आपने इशारा दिया था, वो एयरपोर्ट का मामला भी है। फिर दूसरी आपने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती ही नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब ने वापस ले ली। तीसरी चीज़ ये कि वो ECL में नाम, और हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने वाला मामला जरा समझाएं कि हुकूमत क्यों चली गई। ये कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त के बावजूद, उस वक्त सारे ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ अप्लाई अभी करें, क्योंकि हाई कोर्ट का जी फैसला आ गया है। तो मैंने कहा ये फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ईद इधर ही करेंगे, नहीं जाएंगे, नंबर 1। दूसरा मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो दरखास्त वापस ली थी, मैंने कहा था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने और आज भी जो उन्होंने बात की, मैंने कहा था ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिस्पोंडेंट जो है उनको सुना ही नहीं गया, नैब को, हुकूमत को, जिस तरह आज भी फिर जज साहब ने दोहराया, जो ऑनरेबल जज साहबान ने पिछली समात में भी उन्होंने यही कहा था जो मैंने उस प्रोग्राम में कही थी बातें। मैंने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आईनी और कानूनी बातें नुक्ते उन्होंने उठाने हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ें वहाँ पर सामने आएंगी। वो आपके सामने आई, आज फिर उन चीज़ों को उन्होंने इंडोर्स किया। अब मामला यह है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने चलाकी की कि ब्लैक लिस्ट जो है मामले की बजाय चूंकि ECL में नाम डाल गया, उन्होंने दरखास्त वापस ले ली, इसलिए एक उनको पता था सुप्रीम कोर्ट में उनकी दुर्गत बनेगी, और वही हुआ। पिछली दफ़ा भी दुर्गत बनी, इस दफ़ा फिर उनके साथ जो किया गया सलूक। अब मामला ये है कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत ने वापस क्यों की ली, देखिए एक्चुअली ये केस जो है इनफेस्टिकेस हो गई एप्लीकेशन, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखिए अपील जाती है किसी हाई कोर्ट के केस के खिलाफ, जब वो केस था शहबाज शरीफ के हक में अगर फैसला होता या तोइन अदालत की होती तो उसके खिलाफ तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जाती। अब जब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने वापस ही ले ली दरखास्त, जो मेन पिटीशन थी, ये तो दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो सारा मामला था, हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट की बजाय अब ECL में नाम डाल दिया। ECL में कैबिनेट कोलेक्टिव डिसीजन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी अल्टीमेटली यही कहेगी कि जनाब कैबिनेट इस पर देख ले, और नैब का भी उसमें मौकफ है, नैब भी अपना इनपुट नैब की रिकमेंडेशन में डाला है, या तो शहबाज शरीफ एक्विटल हो जाए ना उनकी, तो वरना तो फिर ये है कि कैबिनेट ने डिसीजन देना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस पर नहीं डिसीजन देना। उन्होंने यही कहना कि जनाब आप इनकी अगर समात है, अगर वो कहते हैं कि जनाब हमारी ज्यादती की गई, इंतकामी कार्रवाई की गई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ECL में नाम नहीं मार डाला ज़बरदस्ती किया है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब इनकी आप रेमेडी है। पहले वो कहेंगे आपने दरखास्त दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, हुकूमत को, अगर वो दरखास्त दी है उसके ऊपर कोई फैसला हुआ है, उसके बाद अब ये मामला उसामा साहब बड़ा मजेदार है। लेकिन आपको इसमें कोई प्रेम कहानी नहीं नजर आ रही है, कहानी नजर आ रही है, टेक्निकल मामला है। इसमें एक नाम किसी को बचाया गया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब ये आप ज्यादा मजेदार पता है क्या बात है, आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी को बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हेयरिंग है ना, अगर थोड़ी सी इजाजत दे दे, सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है ना, इस शहबाज शरीफ की जो सारा ये मामला था वो बड़ा जबरदस्त है। अगर कहें तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जी, क्योंकि हम अपने तौर पे अदालत के ऊपर बात नहीं कर सकते ना। अब मामला ये हुआ कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तोइन अदालत की दरखास्त की जो पैरवी ना करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। उन्होंने कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे, तो हुकूमत ने कहा जब आप पैरवी नहीं करेंगे जिस दरखास्त के खिलाफ हम आए हैं, तो फिर तो दरखास्त वापस ही बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई ना, वो बड़ी ज़बरदस्त, जो हमने भी कहा था इनके खिलाफ, अच्छा जी होगी वापस। शहबाज शरीफ नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो ऑनरेबल याजिद एहसन साहब की सरबराही में, आपको पता पनामा केस और बड़े कारपोरेट के वाले से सिविल के मामले, माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत विजडम है इन जज साहब का। मैं मोतरिफ हूँ उनका, 8-9 साल से पर्सनली मैं उनके साथ अपीयर हो रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ और बड़े बड़े क्वेश्चन राइज करते हैं और रिमार्क्स बाद जब हम उसको हेडलाइन बना रहे थे, बाद में हालांकि वो सवाल होते हैं जो जज साहबान उठा रहे होते हैं, उसमें 22 से उनका ज़हन नहीं होता, बाद दफ़ा वो सवाल निकलवा के चीज़ें निकलवाते हैं। अब मामला उन्होंने कहा कि जस्टिस सजाद अली शाह साहब भी 2 रुकनी बेंच था। अब अदालत में हुकूमत की जानब से अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान, हाई कोर्ट के नुमाइंदे और शहबाज शरीफ की जानब से सेनेटर आजम नतीर बड़े वकील हैं, वो सेनेटर भी आपको पता हो गए, उनको अपोजिशन लीडर भी बनाना चाह रही है नून लीग, वो अभी नहीं बनेगा आपको पता सेनेट में। अदालत नवाज शरीफ के, मरियम साहब के बड़े बड़े जो केस हैं उनके वकील यही है, इसलिए उनको सेनेट में जारी बात है बनता है, उनका डिजर्व करते हैं, पार्टी की लॉयल्टी भी है उनके साथ माशाल्लाह, बड़े एक नाम है उनका वकालत में। समात में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हुई अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी, जो आज पेश किया गया। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल हुई
तो इस पर एतराज लगा, उन्होंने इफ्तार किया। क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ था? आपको पता है सिस्टम अब कहता है हाई कोर्ट में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब थे तो हाई कोर्ट में एक सिस्टम आपको पता है, मैसेज आता है क्लाइंट को भी वकील को। ठीक। अच्छा लगा, उन्होंने इफ्तार किया कि शहबाज शरीफ के केस सिस्टम के तहत मुकर्रर होता है। ये खास तौर पर समाअत हुई, ये सवाल है जस्टिस साहब का, जिस पर इफ्तार हाई कोर्ट ने बताया कि दरखास्त इतराज के लिए मुकर्रर हुई थी, लेकिन फैसला हुआ कि इतराज पर दरखास्त के साथ ही फैसला सुनाया जाएगा। इफ्तार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि जुमा को 9:30 बजे इतराज लगा और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा कराने का वक्त नहीं दिया गया। जैसे इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वकील को अदालत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट, जो डोगर साहब ने कहा, दिया गया। एक साल में कितने मुकदमात को जुमा को 12 बजे समाअत हुई? ये सवाल जस्टिस साहब ने उठाया, हमने सुन ले। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब की जानब से दूसरा सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। जस्टिस इजाजुल हसन ने मजीद कहा कि ये रुझान बन गया है कि मुलजम को पकड़ लेते हैं, नैब रेफरेंस में 140 गवाह के नाम शामिल कर देता है। अटारनी जनरल खालिद जवेद ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस ले ली है, जिसके बाद हम अपनी दरखास्त पर इसरार नहीं करते। अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म पर निपटा दे। इस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि फिर तो मामला ही खत्म हो गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल इजाजुल कहा कि जी हम इसीलिए अपनी दरखास्त पर जोर नहीं दे रहे। अटॉर्नी जनरल मजीद कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाला जज का हाई कोर्ट में तबादला कर दिया है। जज पर वकील शहबाज शरीफ बोले कि निसाब अदालत का नया जज लगाने में क्या मसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि इनका केस जल्दी निपट सके। जज को जिस अंदाज में वक्त से पहले हटाया गया, इस पर हुकूमत को एतराज है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि नए जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवा दिए हैं। जस्टिस सिद्धार्थ अली शाह ने दरियाफ्त किया कि क्या हुकूमत को नए नामों पर एतराज है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नए नामों पर एतराज है के हवाले से इल्म नहीं। अदालत ने रिमार्क दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। ये केस हाई कोर्ट के हवाले से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मैं नहीं कह रहा, हुकूमत की जानब दरखास्त वापस लेने के बाद अदालतें उस्मा ने केस निपटा दिया और साफ अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म आपकी इजाज़त से अगली खबर। मुझे ये बताया डोगर साहब और आप, डोगर साहब ने कह दिया किसी को बचाया गया, ये प्रेम कहानी है, इसमें किसको बचाया गया? बस छोड़ दें वो ये तो एक लीगल एक सारी बहस हो रही है। नहीं ऐसे रख रहे हैं, आपको भी समझ आ रही है, हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, दोनों हमारे लिए ऑनरेबल है। बेशक आपने एक चीज सुनाई है और अदालती कार्रवाई सुनाई, हम बाइस नहीं है, हमने ना हाई कोर्ट का नाम लिया ना सुप्रीम कोर्ट, हमने तो सिर्फ इतना कहा किसी को बचाया गया। लेकिन इन दो समातों के नाम देखें ना, आपने तो खुद सारी समात बाम खड़ा कर दिया, आपने तो खुद सारी समात बताई है सर। हाँ जी, आपने जजेस का बता दिया सारा, तो हम सबको सलाम, क्योंकि मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि हम ऑनरेबल नहीं किसी पर कोई हमारी भी इतनी जरूरत नहीं है, ये आप सवाल पता नहीं होता, जानबूझ के उधर ना लेके हमने तो काई कुछ नहीं, आप बात कहन के लेके जाते, हमने तो काई सालों ना फसाओ ना करो इस तरह का, आप अपनी मर्जी का मतलब निकालें। नेक्स्ट स्टोरी, मुझे सारी टीम पीछे से बेचारी कह रही है बस कर दें जी। अगली खबर ये है, बाबर डोगर साहब, ये नून लीग के मामला आप आकर बता देते हैं, नून लीग फिर भागती फिरती है कि बाबर डोगर ने सारी चीजें बता दी, कौन दसदा है अब इसमें जो मर्जी कर रहे हैं, इसकी में जिसको मर्जी बताया, जिसको आपने सबसे पहले कहा, मैंने खुद उसके बाद सारे प्रोग्राम देखे, 7 बजे हमारा लाइव शो और उसके बाद वो सारी बातें कि जनाब शहबाज शरीफ और मरियम सारा मामला हुआ, करते करते अगले दिन फिर आपने खबर ब्रेक कर दी कि जी ज्यादा लोग तो खड़े हो गए हैं शहबाज शरीफ के साथ। अब मुझे ये बताएं, अब तो बयानिया की आप बात करते रहे, यहाँ तो क़यादत की लड़ाई हो गई है। मतलब बयानिया तो अपनी जगह, बयानिया के जी किसका चलेगा किसका नहीं, नवाज शरीफ के लिए तो मुश्किल पैदा हो गई है कि अब मरियम नवाज कायद है या शहबाज शरीफ, क्योंकि ये तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई। बयानिया की तो डोगर साहब और मैं तो बात कर चुके, डोगर साहब बताएंगे। बयानिया की कहानी तो पुरानी होगी ना, अब तो लड़ाई की लड़ाई हो गई है। बाबर साहब ये क्या हुआ है? आप अभी वही मीटिंग जो नवाज शरीफ और इसहाक डार ने चेयर की थी, अभी तक उसी की बातगत जो है वो सुनाई दे रही है। समझ साहब, वो बड़ी अहम मीटिंग थी, उसमें ये डिटरमिन करना था, इस चीज़ का तयन करना था कि नून लीग में बयानिया किसका चलना है और कौन जो है कौन सा बयानिया आगे लेके जाया जाएगा और उस बयानिया के साथ कौन कौन खड़ा होगा। देखिए बड़ी चीज़ें अहम हैं, बड़ी चीज़ें अटैच्ड हैं। अगर एक नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का साथ देके चलना है तो फिर एहतजाजी सियासत है,
फिर आपने धरने भी देने हैं, एहतजाज भी करना है, इस्लामाबाद में धरना देना है, लोगों को इकट्ठा करना है, और फिर उसमें हुकूमती डंडा भी चलेगा, उसमें बहुत कुछ चलेगा। आप फिर अदारों को टारगेट जिस तरह करना उसको वो भी साथ साथ है। अच्छा, उस मीटिंग में परवेज़ रशीद साहब जो है उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वही असल बयानिया है। अच्छा। उसी की वजह से हमें फतवात मिल रही हैं, उसी की वजह से नूली का वोट बैंक बढ़ रहा है, उसी की वजह से जनाब जो अदारे हैं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, फतवात मिल रही हैं। सेंटर उनको सेंटरशिप नहीं मिल सकी कैसी फतवात है? आप सीट तो ले लेते भाई, स्क्रिप्ट तो उन्होंने जाके वोट नहीं मांगना। उन्होंने सेनेटर परवेज रशीद साहब ने मेरे ख्याल आज तक एक वोट नहीं मांगा होगा। खैर वो पब्लिक उन्होंने वोट देगा कौन? देखिए उन्होंने तो अपना गुस्सा निकाला। उनका ये था कि जनाब ये जो बयानिया हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मैं क्यों जब डूबा हूं वजह से सारी कामयाबियां मिल रही हैं। अच्छा, वही बंदे हैं जो डॉन लीग में जिनका रोल था, अदारों को ये टारगेट करते रहे हैं। नवाज शरीफ की गोडे गिटों में बैठने वाले ये हैं। मरियम इनको अपना उस्ताद कहती है। PMLN की गवर्नमेंट जो गई, नवाज शरीफ जो डिस्क्वालीफाई हुए, उसमें मरियम के बाद अगर किसी का अहम रोल है तो वो परवेज़ रशीद का। लेकिन सेंटर तक नहीं उसको बनाया, कितने तो उसको वो तो टिकट दे दिया था, वो डिस्क्वालीफाई तो किसी और वजह से, अब वो पैसे ना दे तो और क्या करेंगे? दोबारा भी दे सकते हैं। सर 10 साल लोग रहा कि पंजाब हाउस में, उसके बाद पैसे नहीं है तो दोबारा भी उसको बनवा, पार्टी को चाहिए था पैसे जमा कराते, तो किसी को डीसीट करा के तो वो भी सीट जाए और ये भी जाए। सीट कटाओगे जानबूझ आप उनके साथ। लेकिन अब दूसरी चीज आप बात मुकम्मल कर लें। शाहिद खकान अब्बासी जो था, अब वो देखिए वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को अपने बयानिए पे कायम रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अदारों के साथ टकराना नहीं चाहिए, अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए, और आइंदा हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि अदारे हमारे साथ डायलॉग करें, हम उनके साथ बैठें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो शफाफ होंगे। ये नहीं कि दूसरे लफ्ज़ों में वो भी ये चाह रहे हैं कि अदारों के साथ मुफाहमत की जाए। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने मरियम को भी खुश किया कि ठीक है बीबी, आपका बयानिया ठीक है, मियाँ साहब आपका बयानिया ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए ताकि अगले इलेक्शन जो है वो शफाफ हों। राना सनाउल्लाह ने तो वो तो बड़ा ऑब्वियस है, मैं राना सना को पिछले बड़े अरसे से जानता हूँ। उसका एक ही वो जो बयानिया वो बड़ा वाज़ेह तौर पर वो मरियम के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, और वो शहबाज के खिलाफ भी नहीं जा सकते। कायद का मुझे बता दें सर, साहब से बात करनी है। कायद अब कौन बनेगा? ये तो लड़ाई होगी है, या मरियम या शहबाज? वो अल्ताफ हुसैन के बाद नवाज शरीफ कायद। उसामा साहब देखें, जो नून लीग का में के अंदर इस टाइम बड़ी शदीद रिजेंटमेंट है। लोग जो हैं उनको मरियम की मुखालफत, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, नून लीग के अंदर बड़ी शदीद मुखालफत बढ़ रही है मरियम नवाज। सर यहाँ तो किसी ने तो कहा है ना कि मरियम को कायद बनाए, किसी ने तो ये शोशा छोड़ा है ना। राना सना ने कहा है कि मरियम को कायद बनाया। जेल के बाहर उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से चली हैं। अब अच्छा। उसका मतलब ये कि राना सना उस बयानिए के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। अब अगर ख्वाजा साद देखा जाए, हमजा शहबाज देखा जाए, उसके बाद ख्वाजा आसिफ को देख लें, राना तनवीर को देख लें, अयाज सादिक को देख लें, उसके बाद गुजरावाला से खुरम दस्तगीर हैं, उनको देख लें जो बड़ी लीडरशिप है, जो पॉलिसी मेकिंग में, एहसन इकबाल को देख लें। ये तो ओपनली कह रहे हैं कि बीबी मोहतरमा का बयानिया जो है वो हमें जो है बंद दीवार की तरफ लेके जा रहा है। ये जो आप और यहाँ तक मैं सीरियसली ये अभी तक वो ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर ये इस नवाज के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ अगर आगे चले तो शायद शहबाज शरीफ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, सियासत से पीछे हट जाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि शहबाज शरीफ सियासत से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, मेजोरिटी की सपोर्ट उसके साथ है। वो मैं ये कहूँगा 90% से ज्यादा लोगों की सपोर्ट उनके साथ है। ये उनको मजबूर कर देगा। आप भी अगर पीछे हट गए ना, और मरियम को साइडलाइन, आप भी अगर पीछे हट गए शहबाज शरीफ, तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, उसके बाद कभी उनकी बारी नहीं आएगी, मुझे सुन ले। अच्छा, एक जुमला कि ये जो सारे बाबर डॉक्टर साहब ने नाम लिए ना जी जो खिलाफ है, सर उन्होंने तो मांगने वोट सुन तो ले। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं उनके ऊपर आ जाता हूँ। अब नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब वीडियो लिंक पे थे जी, इधर से थे जनाब परवेज़ रशीद, शाहिद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, खुरम दस्तगीर, ये सारे और लोग, मैं चंद लोगों के नाम जो शामिल थे, सारे के तो नाम नहीं ले सकता ना पॉसिबल। अच्छा, अब मामला ये है कि हुआ क्या, डिस्कस क्या हो रहा है वहां पे? डिस्कस ये हो रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है कि तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर जो है
उनके साथ बात शुरू करने के हक में और मुखालफत के अंदर अपनी राय पेश की जा रही है। अच्छा, यानी पोल ये हो रहा है, आपने पोल कराया ना। अच्छा, आगे क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि 2023 के एक तो जो इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको मुस्तरद करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी शोर ना हो, यानी रिगिंग का शोर मचाते रहे। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, वो कहते हैं ग्रैंड डायलॉग जो है उसका और तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करने की एक तजवीज़ है। और उसके हवाले से आगे जो जाके हो रहा है, मज़ामत की पुलिस जारी रखे और अपने वोट को इज्जतों के नारे पर कायम रहे, या इसमें कुछ लचक दिखाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइंदा इंतखाबात में ओपन ग्राउंड के लिए बातचीत करें। अब मामला ये है कि जो ये सारी बात हो रही है इसमें परवेज़ रशीद ने तो मुखालफत में वोट देना था कि जो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे, जो तो कभी यही करेंगे। शायद खान अब्बासी कह रहे हैं टकराव से ग्रेज करना चाहिए। जो सबसे उनके क्रिटिक है ना वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी को अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव से ग्रेज करना चाहिए। अच्छा, परवेज रशीद इस बयानी के साथ उसको तो मैटर ही नहीं करता ना वो। अच्छा, आगे बयानी के साथ वो तो मरियम साहब की तरह नॉन इलेक्टेड है ना, सके आप इस चीज पे गौर करें। वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता बेचारा, उसकी क्या बयान आप करूं डिस्कस। वो इलेक्शन अब ये एक बड़ी वाज़ेह चीज है। आज राणा साहब का सुन लीजिए इंजाम क्या होगा अगर एक बंदा जो इस बयानी को सबसे तेज लेके चल रहा है, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, तो कल बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं। उसामा साहब को पसंद भी नहीं। अब ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने तो मरियम साहबा को कायद कह दिया कि उनको कायद बना दिया जाए, और राणा सनाउल्लाह साहब आपको पता है पतली गली से वो निकल जाएंगे, वो शहबाज शरीफ की मुखालफत में सामने नहीं आएंगे। मरियम साहबा को जरूर कह रहे हैं अभी मामला और है। सब ये हो सकता है रफीक कह रहे हैं को ये आया हो पैगाम कहीं से, कोई पार से, कि भाई तुमने ये बात करनी है, और राणा साहब को जारी बात है मरियम साहब ने रिक्वेस्ट की होगी नवाज शरीफ साहब तो, लेकिन उनके सारों के साथ राब्ते हैं। शहबाज शरीफ के साथ भी वो मुखालफत में नहीं जा सकते। जब उन्होंने देखा कि कश्ती डूब रही है नवाज शरीफ और मरियम साहबा की, तो क्यों वो जाएंगे? नून लीग तो छोड़ेंगे नहीं, तो शहबाज शरीफ के साथ ही सर्वाइव करेंगे। अब साद रफीक कह रहे हैं कि जनाब बातचीत के हक में बात की और कहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से 2023 में 18 के इंतखाबात दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मज़ामत की सियासत पर नजरसानी, वो क्रिटिक वो कह रहे हैं, शायद अब्बासी कह रहे हैं, एक बड़ी अहम हमजा शहबाज ग्रैंड शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ 3-4 साल के लिए बैकग्राउंड में चले जाएं, बैकड्रॉप में चले जाएं, और उनको खेलने का मौका मिले, और वो एक नए बयानी के साथ नून लीग को नवाज शरीफ उनके और राणा सिन्हा, मरियम साहब जो उसको काउंटर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरियम का रोल बड़ा इफेक्टिव था, मरियम को मजबूत रोल दिया जाए। शहबाज शरीफ चाह रहे हैं उनको पीछे किया जाए। अब ये सारी प्लानिंग है कि मरियम ने राणा सिन्हा के जरिए पुश किया है कि जनाब नहीं मैं आगे आऊंगी, और अब वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद तो फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को कह सकती है ना, मेरी बात आप फिर आप कर रहे हैं। आप बात कौमी असम्बली के MNA है राणा सनाउल्लाह, तो मरियम साहब कह रही है कि वालिद साहब को कह सकती है ना कि शहबाज शरीफ की इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। नहीं सर, वो भी बड़े चौधरी बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी शाहिद खान अब्बासी को तो खड़ा किया है, हमजा शहबाज ने एस्टैब्लिशमेंट की हमायत की है। चलें सर, इसाक डार जो है ब्रेक अपडेट्स है सर, ज्यादातर सवाए नॉन है सर, न्यूज़ अपडेट्स हैं, और उसके बाद बजट की बात करेंगे। अवाम खुश या अवाम खुश? अब पता चला। अब पता चला। बजट हर साल की तरह अब मौजूए बहस रहेगा, आ रहा है, और हर दफ़ा की तरह दावे होंगे कि ये अवाम के लिए है, रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा ऐलानात पहले से ही हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नए वज़ीर ख़जाना की बातें सुने तो कहेंगे जी IMF ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है, कि जिस तरह से उन्होंने कहा जी कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें हम उस तरह से नहीं बढ़ाएंगे। टैक्स के बारे में वो कह रहे हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको हमने अब मज़ीद नहीं निचोड़ना, उनका खून नहीं चूसना, कि वो बेचारे पहले टैक्स दे रहे हैं। हाँ, टैक्स हम बढ़ाएंगे मगर टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब बाहर तो ये लगता है वो कहती है टैक्स बेस बढ़ाएंगे, जो लोग टैक्स से बाहर हैं, टैक्स दे ही नहीं रहे, उनको लेकर आएंगे। अब टैक्स का जो हदफ है 5,829 अरब रुपए रखा गया, इतना वसूल करेंगे। अभी तकरीबन 4,100 अरब से ज़्यादा हो गया है, और ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है कि 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया हो। अब अगले साल जनाब वो तकरीबन 6,000 के करीब पहुंचा दिया। अब ये FBR ये क्या काम कर लेगा? अगर ये कर ले तो यकीन करें, इमरान खान साहब ने जो हाल ही में बात कही है कि जी अब हमारा फोकस है कर्जे उतारने हैं, हमने
मईशत की बहाली की तरफ तुम आगे चले गए हैं। अगली दफ़ा ग्रोथ का भी बेहतर कहा जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने का भी कहा जा रहा है, और गवर्नर स्टेट बैंक ने रज़ा बाक़िर साहब ने भी बात कह दी है कि अब वो वक्त आ गया, हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि रिलीफ लोगों तक पहुंचेगा। अब मईशत मुल्क की इस तरह से बेहतर हो गई है कि हम खसारे से निकल आए हैं। जितना हमने खसारा देखा 20 अरब डॉलर तक का था, अब तकरीबन हम ये समझे कि 1 अरब डॉलर हम सरप्लस में हैं। अगर करंट अकाउंट को देखें, डॉलर की मद में देखें तो रेमिटेंसेस भी बेहतर हो रही हैं। तो ये बात बाबर डोगर साहब, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि इस दफ़ा वाकई वो कह रहे हैं कि जी 900 अरब रुपया हम डेवलपमेंट पर खर्च कर देंगे, जबकि IMF नहीं चाहता, वो कहता है डेवलपमेंट आप कम करें। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है, वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि जी ये खुशखबरी आने वाली है तनख्वाहदार तबके के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए। दूसरी तरफ कहते हैं जी पेंशन हमने कम करनी। इमरान खान साहब कहते हैं पेंशन का इतना बोझ पड़ चुका है, तो ये किस तरह होगा सब? उसामा साहब, डेवलपमेंट का जो बजट आपने कहा कि 900 अरब रुपया है फेडरल गवर्नमेंट का, जी जी, तो बिल्कुल इसमें ये है कि पीछे ये जो डेवलपमेंट का बजट जो था बड़ा कम रहा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं करवा सकी। मतलब मैं पंजाब गवर्नमेंट की मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ ने जो आखिरी बजट दिया था 2018 का, उसमें पंजाब का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 650 अरब रुपये था, जो उसे कम करके 220 अरब रुपया कर दिया गया, और इवन उसकी भी यूटिलाइजेशन जो थी वो बड़ी कम हो गई। अब ये जो डेवलपमेंट का बजट होता है ये ट्रिकल डाउन होता है, इसमें आप सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, ये वो सारा कुछ बनाते हैं। जब ये बनाते हैं तो वो ट्रिकल डाउन होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, मईशत का पहिया चलता है, और ये सारा कुछ होता है। लेकिन जब यही इतना कम हो गया और गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो इसको खर्च कर सके, तो उससे इकॉनमी काफ़ी मुतासिर हुई। दूसरी बात ये है कि अब ये आगे इलेक्शन का साल स्टार्ट हो जाना है, ये बजट और अगला बजट, शायद उससे अगला बजट तो शायद उससे पहले इलेक्शन हो जाए। तो ये दो बजट बड़े अहम हैं। पिछले 3 बजट में गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट था वो गवर्नमेंट से बड़ा शदीद नाराज़ था। तो अब गवर्नमेंट सुनने में ये आ रहा है कि 15% सैलरी इंक्रीज़ दे रही है, और उसमें पेंशन में भी इंक्रीज़ दे रही है, तो ये एक बड़ा रिलीफ है। और उसके साथ साथ आप जो टैक्स के अहदाफ हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, टैक्स के नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। जो तरीन साहब है, IMF का बड़ा प्रेशर है कि सब्सिडीज़ को कम किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट का आपने जिस तरह से कहा डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उनमें कट लगाया जाए, तो सब्सिडीज़ जो है उसको उसी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। यानी कि बिजली, गैस और दूसरी चीज़ों पे जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसको उसी तरह से मेंटेन करेगी। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट IMF को काउंटर कर रही है। अच्छा। जिस तरह तरीन ने खुद कहा था कि मैं IMF का जो एजेंडा है उसको उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और हफीज़ शेख साहब को इमरान खान साहब ने इसीलिए चेंज किया, इसीलिए हटाया कि वो IMF के जो एजेंडा था उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, जिससे अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा था। मगर ये अब इस बजट में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। जब आप सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देगी तो सब्सिडीज में दो गवर्नमेंट पे बर्डन तो आता है, लेकिन अल्टीमेटली रिलीफ जो है वो आवाम को ही जाता है। अच्छा, बजट में 3 सबसे अहम चीज़ें, एक तो ये कि आप देखते हैं जी डॉलर आपके पास कितना है, क्योंकि उसी से किसी भी मुल्क ने ख़रीदो फरोख्त करनी है, चीज़ें आप बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर की मद में, और इंपोर्ट कर डॉलर। तो पाकिस्तान अभी तक एक इंपोर्ट इकॉनमी है, ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस सारा मिल जाता है। दूसरा ये है कि आपकी इंपोर्टर एक्सपोर्ट वो बेहतर, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर तीसरा आ जाता है कि आप पैसे कितने इकट्ठे कर रहे हैं, यानी टैक्स कितना इकट्ठा कर रहे हैं। अब असद खरल साहब, ये आप कस्टम का बड़ा बेहतर समझते हैं, 785 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ है जी कस्टम ड्यूटी की मद में। एक एक चीज़ लिखी हुई है, एडिबल ऑयल से इतना करेंगे, आयरन स्टील से इतना करेंगे, हर चीज़ तो खैर इतनी चीज़ें तो इम्पोर्ट करें, ऑयल की बड़ी इंपोर्ट है हमारी, उसके इतना होगा, गाड़ियों की मद में इतना करेंगे। ये कस्टम वाले काम अच्छा कर रहे हैं, तभी ये टैक्स जो है पहले से बेहतर कलेक्ट हो रहा है। जो चीज़ एक अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी आपने कहा कि ये यकीनन ये बात है कि खुश आइंदा है कि आदाब से ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान तारीख में शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो, ये इससे पहले भी हो सकता है कि आपने जो मुकर्रर अहदाफ है उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू की जो रिकवरी थी FBR ने उसको टारगेट को पूरा किया। अब मामला ये है कि जो टैक्स आपने बताया कि ये 4000 से ज़्यादा अरब से अगर हो गया है तो 6000 या 5800 अगर रखा गया अदाब, तो हमेशा अदाब जो है हमेशा ज़्यादा रखे जाए। टैक्स नेट में इजाफा यकीनन हो रहा है,
और जो काला पैसा है इकॉनमी के अंदर वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। आपने देखा जब 752 अरब रुपया जब ये पता लगा कि जनाब FBR को कई अकाउंट्स तक एक्सेस दी जा रही है तो लोगों ने सिर्फ अगस्त के जुलाई के 1 महीने में निकाल दिए। फिर जब पता चला कि बॉन्ड जो है वो जो है रडार में आ रहे हैं तो 140 अरब रुपए के बॉन्ड इनकैश करा लिए गए, काला पैसा गायब हो रहा है। अब जब लोगों को पता चल रहा है कि 5000 नोट के ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैं कह रहा हूँ और जो बात होती है तो मैंने उनको एक मशवरा दिया है कि जनाब अगर आप मुल्क के अंदर करप्शन जो कमी करना चाहते हैं, ख़त्म तो नहीं हो सकती नासूर, तो आप 5000 का नोट बंद कर देंगे तो काला पैसा और काला धन ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और ये जो काला धन वाले लोग हैं ये मुंह छुपाते फिरेंगे। लेकिन हर दफा ये बात जरूर आती है, हुकूमत इसको डिनाई करती है। इंडिया ने किया है ना ये, और आपका जो वो नहीं होगा और इंडिया। लेकिन जो एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि 100 अरब रुपया रखा जा रहा है कामयाब नौजवान स्कीम के लिए। वो तो उससे देखिए पैसा सर्कुलेशन में आएगा, नौजवान जिनके पास स्किल्ड है, हुनर है, वो कुछ ना कुछ कर सकेंगे। और असल चीज़ ये है कि उसकी शराइत बहुत आसान है। जो नवाज शरीफ के दौर में जो इन्होंने वो लेके आए थे वो प्रोग्राम, उसमें वो बड़ा सख्त शराइत थी और लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सके, वो एक फ्लॉप स्कीम साबित हुई। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़ी आसान शराइत पे जो कर्जे दिए जा रहे हैं यकीनन उसका फ़ायदा भी होगा। और इसके साथ क्या है बाकी दीगर जो है और जो सब्सिडी की बात है बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक चीज़ जो है मैं किसानों के हवाले से आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब 500 रुपये 35 पैसे में ट्यूबवेल के ऊपर जो सब्सिडी का रेट मिल रहा था या कम रेट पे मिल रही थी बिजली, अब ये इतलात आ रही हैं कि 13 रुपये जो कर दिया गया फ़ी यूनिट। तो ज़िम्मेदारों के लिए पहले आपको पता है काटन जो है उसकी पैदावार में कमी हुई है, किसानों के लिए तो यहाँ पे हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे तो फ्री बिजली है ज़रूरी मकासद के लिए। तो 5 रुपये 35 पैसे अगर नून लीग में थी तो 13 रुपये अगर हो रही है तो ये जुल्म है किसानों के साथ। पहले वो पेस्टिसाइड्स में, आप खादों में, फर्टिलाइजर के अंदर आप देख लें, इस दफा कह रहे हैं इस साल तो बड़ी तरक्की हुई है। अगर तरक्की हुई है लेकिन ये चीज़ गंदम, गन्ना, चावल, मकई बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सब्जियां बताएगा अगर तो मैं उनको बता रहा हूँ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, डेवलपमेंट बजट के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं एक लाहौर पुलिस के हवाले से जी सर जी ब्रेक पर हमने जाना है, ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। हाँ तो अगर इजाजत दें तो थोड़ी स्टोरी और हमने बजट पर भी और ताजिकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का दौरा, ये जिस तरह सी पैक आगे बढ़ा है मामला बात करें, लेकिन उससे पहले हम अपने पुलिस एहलकारों को, अब पुलिस जवान जो है ना, पुलिस को तो हर बंदा उनको जनाब उनकी दुर्गत बनाता है और पुलिस के साथ क्या क्या नहीं। रिसेंटली 824 पुलिस वालों ने हड्डियां तुड़वा ली, लेकिन उनको हुक्म दिया गया कि आपने ना राइफल उठानी है ना उठाना डंडा। अब ये है अल्लाह रिता हेड कांस्टेबल, अल्लाह रिता हेड कांस्टेबल जो थे वो शहीद हुए दाता दरबार साहब के सामने बम धमाके में। उनकी जो बेवा है, ये जवान देख लें जी, ये जवान जो है इसका नाम है कैसर, ये एक बेवा है, उसने पहले खामद को है हेड कांस्टेबल, उसकी जगह पे ये बेटा उसने दिया अपना पुलिस को, और ये आज डाकुओं से मुकाबला करते हुए थाना सुंदर में तैनात था। और ये जो है ये हो गया 319वां नौजवान है ये लाहौर पुलिस का जिसने ये जाम शहादत नौश किया है। अब इसकी एक वालदा बेवा है जिसने पहले खामद खोया, फिर पुलिस को ये लखते जिगर दे वो खोया, अब इसकी वालदा बेवा है और इसकी यानी इसकी वालदा और उसकी शहीद की बेवा और साथ 2 बहनें हैं इसकी जिन्होंने पहले बाप को खोया फिर अपने जवान भाई को, और 2 इसके भाई हैं। अब वो उस लखते जिगर उसका देखें जो तीसरा आप अपना जवान बेटा पुलिस को फिर मुल्क कौम की हिफाजत के लिए पेश करेगी। तो अब अगर हम अब जवान हैं हमारे जो सिविलियन पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों और जो फ़ौज के हों, सरहदों के ऊपर वो हिफाजत करते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। शहरों के अंदर पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हिफाजत करती हैं। और आज जिस तरीके से उसको खराजे अकीदत पेश किया गया है, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में IG थे, वहाँ पे DIG CCPO पुलिस की DIG ऑपरेशन थे, वहाँ पे मियां असलम इकबाल भी थे क्योंकि उनके हल्के से भी इनका तल्लक था। तो मामला ये है कि जब हम इन पुलिस के शोहदा जो है उनको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि ये 2 जवान, एक खामद को खोया और उसके बाद बेटे जवान को खोया, अब वो एक और बेटा जो है शहादत के लिए पेश करेगी। और लाहौर पुलिस जो है ये खराजे तहसीन की इस हवाले से मुझसे क्या है 319 जवानों की शहादत वो दे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए 1 आध मिनट जो है उसके लिए हमें खराजे अक़ीदत उनको बनता है हमारा पेश करना। चले हमें ब्रेक लेनी है और इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अब पता चला
अब पता चला। सी पैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और तेज़ी से इस पर काम आगे बढ़ रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी इस बात का ऐलान किया कि जिस तरह से मुआशी सरगर्मियाँ होंगी, इसमें 10 अरब डॉलर सालाना मुआशी सरगर्मियों से जनरेट होगा। ये सी पैक की वजह से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। इससे पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से भी जुड़ रहा है और उसी के कड़ी हम देख रहे हैं कि ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और 12 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। अब ये किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, सी पैक के क्या फ़वाइद हैं, अभी क्या कुछ हो सका है, सी पैक से क्या कुछ मिल सका है, आने वाले सालों में क्या होगा और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ बजट की भी बात करेंगे, नौजवानों के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ हैं जनाब हाजी कुर्बान अली साहब जो कि चेयरमैन हैं FPCCI और ताजिर रहनुमा हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं ताजिकिस्तान का दौरा हो, अब तो हम सुन रहे हैं कि शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दौरा करें। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का गैस पाइपलाइन का रूस के साथ। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स आगे हो रही हैं। आप क्या देख रहे हैं, सी पैक को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये किस तरह आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? उसामा गाजी साहब, मैं बोल TV का मशकूर हूँ। आपने एक इस अहम मौजू पे आपने हमें मदऊ किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में आने वाला वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी मैं देखता हूँ, क्योंकि सी पैक एक पाकिस्तान के लिए नहीं पूरा दुनिया के लिए, और खुसूसन मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान गेटवे है सी पैक का। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान गेटवे होने के नाते और सी पैक में जो आज तक जो प्रोजेक्ट आए और जैसा पावर और रोड और मुख्तलिफ शोबों में आज ताजिकिस्तान के जो सदर आए हैं 12 मुआहिदों पे दस्तखत हुए हैं याददाश्त पे, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कामयाबी की तरफ एक अहम कदम है, क्योंकि हमारा इस्लामी और दोस्त मुल्क है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान को के साथ ये रवाबित और बेहतर करना और पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और हम मौजूदा इस गवर्नमेंट को ये कोशिशें कर रही हैं, जो काविशें हैं, हम यकीन रखते हैं कि हम कारोबारी लोग, हम किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अगर किसी से एफिलेशन हो तो भी हम एज ए कारोबारी बात करेंगे, गैर जानिबदार। तो ये खान साहब की बड़ी कामयाबी है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बेहतरी आएगी। जहाँ तक सी पैक का लिंक के बारे में आपने बात की, सी पैक के हवाले से आपने बात की, तो सी पैक में अगर ये सारा इस्लामी मुल्क अगर जहाँ जहाँ तक लिंकेज होती है, जाकर अफ़गानिस्तान से लिंक हो, ताजिकिस्तान से लिंक हो, तो गिलगित बल्तिस्तान से वाया वाखान कॉरिडोर और हमारी जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट गिज़र से कोई 15 किलोमीटर का बेल्ट है, बीच में अफ़गानिस्तान है। अगर यहाँ से अगर ये लिंक हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक और बेहतर ऐसा इक़दाम है। अच्छा, इसके साथ हम कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक जोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इस बारे में आप समझते हैं कि यानी आप FPCCI को भी देखते हैं जहां तमाम पाकिस्तान के ताजिर वगैरह उससे जुड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान में है वो बॉडी है, तो क्या इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है या सिर्फ चाइना की तरफ देखा जा रहा है कि वहीं से इन्वेस्टर्स आएंगे और इकोनॉमिक जोन्स हैं यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे, उनको सहूलतें भी दी जा रही हैं, टैक्स छूट भी जा रहा है उनको मिलेगी, या पाकिस्तान के ताजिरों के लिए भी कुछ हो रहा है, कोई कोलैबोरेशन वगैरह हो रही है इसमें और उससे फिर रोजगार के मौके, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी? नहीं, देखें, आज ही नौजवानों के लिए आने वाला बजट में ये तजवीज़ किया गया है कि 100 अरब और नौजवान जो मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसके लिए आने वाले वक्त में बजट में, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हमारा प्रेसिडेंट हैं, हमारा SVP साहब है, हमारा चेयरमैन है पूरा पाकिस्तान का मियां अंजुम निसार साहब, और इनके सरपरस्ती में हमारी 4-5 मीटिंगें फाइनेंस मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब और खुसरो बख्तियार साहब से, आज भी उन्होंने ये बजट फाइनल कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई और चीज़ आपसे रह गई है, तो हमने तमाम चीज़ों के ऊपर मशावरत हमसे हो गई है। अच्छा। हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट बजट में बेहतरी करेंगे, आम आदमी के लिए, आम कारोबारी के लिए, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए। आपने जैसे फरमाया कारोबारी लोगों के लिए, देखें पिछले दिनों में इन्होंने बग़ैर 1% पे लोगों के लिए लोन का अनाउंस किया है। लोकल लोगों के लिए, पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी को अच्छा फ़ायदा हुआ।
ठीक है। और जहाँ तक आपने फरमाया कि जी इकोनॉमिक जोन में बिल्कुल पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा। और हमारे दोस्त मुल्क चाइना के साथ हम मिल के जॉइंट एडवेंचर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोविड ने हमें काफ़ी मुतासर किया, मगर उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हमारी जो ख़ास कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेहतरी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। देखिए अगर कुछ चीज़ें जो चीज़ें बेहतर हैं आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं आप लोग। किसी कोई अच्छा होता तो उसको भी देखते हैं, जहाँ खामी होती है उसको भी देख लेते हैं। हाजी साहब, मैं समझता हूँ कि 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ पाकिस्तान में रिकॉर्ड है, लेकिन अब ये 5829 अरब रुपया, ये बहुत ज्यादा टारगेट नहीं होगा? तकरीबन 1800 अरब रुपया आप कह रहे हैं कि जी एकदम उसकी जंप लग जाए अगले साल, ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा? क्या हुकूमत ही कर सकेगी? एक्सपोर्ट की आपने बात की, 14% तकरीबन इजाफा हुआ 10 महीने में, ठीक है, लेकिन ये भी ना काफ़ी है। अभी तक हमारी इंपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी उस तरह नहीं बढ़ी जितनी हम समझ रहे हैं कि जी CPEC से हो जाएगी। देखें आपको इल्म में है कि ये कोविड का जो तीसरा लहर आया, इसमें काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई, और इन चीज़ों के ऊपर आप बेहतर समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमने मशवरा ये दिया कि आप जो टैक्स पेयर है वो तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप नए टैक्स पेयर को टैक्स देने वाले लोगों को तलाश करें, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो, कारोबारी लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको इज़्ज़त दिया जाए। अगर जैसे कारोबारियों के लिए आप एयरपोर्ट में जाते हैं, अच्छा टैक्स पेयर है, उसको एक अलग काउंटर दिया जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए। पाकिस्तान के कारोबारी आपके इल्म में है कि वो बहुत ज़्यादा मुखलिस है। कोई भी पाकिस्तान में मुश्किल होता है, खास ज़िलज़िला हो, कोई और हो, और यहाँ अगर कोई भी मुश्किल हालात हो तो पाकिस्तान के कारोबारी मदद करते हैं। हाजी कुर्बान साहब, अपोजिशन, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, अपोजिशन बार बार ये टारगेट करती है कि जी CPEC पर उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर वो होते तो CPEC पे पता नहीं कितना ज़्यादा काम हो जाता। इस गवर्नमेंट की टेन्योर में, 3 साल टेन्योर में काम कम हुआ है, तो क्या वाकई इस तरह से है, या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि काम कितना हुआ है, कितना होना चाहिए, तेज़ है, स्लो है? मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन PMLN से बिल्कुल मैं गैर जानिबदार बात करता हूं। मैं टिकट होल्डर भी रहा हूं PMLN का, मैंने कंटेस्ट नहीं किया टिकट, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट दिया था। मैं गैर जानिबदार बात करूंगा। इस गवर्नमेंट ने जब से आई गिलगित बल्तिस्तान में, मैं आपको बताऊंगा, मैं दाद दे देता हूं कि खालिद खुर्शीद साहब चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया है, इमरान खान साहब ने 370 अरब रुपये का अनाउंस किया, उसमें से 151 अरब का स्कीमें अप्रूव भी हो चुकी हैं आज 2 दिनों में। और चीफ मिनिस्टर इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में है, अपना इस्लामाबाद में है, तो वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उसमें मुलाकातों में, और वो मसरूफ़ है। गुज़श्ता 6 महीने से वो मेहनत कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ, मैं हमारी 2 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल अभी भी गिला है वफाकी गवर्नमेंट से। एक, आइनी हुकूक के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आई गिलगित बल्तिस्तान में, मोहतरमा मरियम साहिबा भी आई, और जनाब बिलावल साहब भी आए, और PTI के जो लोग सीनियर लोग आए, सब ने वादे किए। आपके इल्म में है कि क्योंकि कोई बात आपसे छुपी नहीं है, मैं आपको ये अर्ज करूं, CPEC के हवाले से पूछा था कि CPEC के हवाले से जो काम है, क्या उस पर आप मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। CPEC की तरफ से मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि CPEC के लिए मैं बिल्कुल, देखें ना, अभी तो ये PTI की गवर्नमेंट तो अभी आई है, CPEC के हवाले से कोई एक डिस्पेंसरी भी नहीं बनी है शहबाज शरीफ साहब के दौर में या मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, क्योंकि आइनी स्टेटस ना होने की वजह से चाइना गवर्नमेंट वहाँ कोई इंटरेस्ट वो नहीं लगाना, वो कोई फ़िलहाल वो प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहती है। उस दौर में JCC में 3 प्रोजेक्ट्स हमारे आए हैं, कराकुरम 100 मेगावाट, 80 मेगावाट फंडर, और गिलगित चित्राल रोड। तो देखें वो उसके अंदर वो नहीं आई, और उसकी गलती
पहले वाला गवर्नमेंट पे जाती है, इस गवर्नमेंट पे नहीं। अच्छा, आखिरी फिर सवाल। इमरान खान साहब के ऊपर भी हम आखिरी सवाल, इमरान खान कहते हैं जी दूसरी मुल्क को अगर तेजी से बदलना है, रोजगार बड़ी तेजी से लाना है तो टूरिज्म है, यहाँ पर सियाहत करनी होगी। बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान से कहीं छोटे, गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से कहीं छोटा है, स्विट्जरलैंड की शायद वो मिसाल देते हैं कि जी वो 30 अरब डॉलर कमाता है या पता नहीं कितने अरब डॉलर। तो उसमें कुछ हो रहा है, सियाहत में कोई बेहतरी आ रही है आपको लगता है? सर आखिरी सवाल, मेरे पास 1 मिनट है। नहीं, बिल्कुल टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और ज़्यादा काम हो रहा है टूरिज़्म के ऊपर। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में कुर्बान अली साहब, हाजी कुर्बान अली साहब, आपने हमें वक्त दिया, चेयरमैन FPCCI कैपिटल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।